नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अधिकारी नवाचार कार्यक्रमों और परिणामोन्मुखी नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का करे कार्य। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, निजी कंपनियों की लूट से बागवानों को बचाए सरकार। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर और ननखड़ी के पंचायती राज संस्थाओं के जीते हुए प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में पुलिस की टीम ने एक आरोपी से 7 किलो 447 ग्राम चरस की बरामद। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को नवाचार विचारों के साथ आगे आना चाहिए और लीक से हटकर सोचना चाहिए, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवीन कार्यक्रम और परिणामोन्मुखी नीतियां बनाई जा सके। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के कल्पतरू भवन का लोकार्पण करने के बाद हिमाचल प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस भवन का निर्माण 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर HAS प्रशिक्षकों से बातचीत की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है और अपने सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान करना महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें, ताकि वह आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य प्रदान किया गया है उसे प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी धारणा बनाई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारी आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अधिक उत्साह से कार्य करें। उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों में से वे लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और योजनाओं का लाभ सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को मिले। अधिकारियों को लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण युवा अधिकारियों के लिए है जो सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण मुख्य रूप से उनके बुनियादी ज्ञान, कौशल और व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से उनकी दक्षता और संवेदनशीलता पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक, पुलिस, राजस्व, विकास, कर प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण के अंतर्गत सरकारी विभागों के सामान्य कार्य के अतिरिक्त बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नागरिक राजस्व प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, वरिष्ठ अधिनियमों पर व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हिप्पा की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनता की शिकायतों का घरों के निकट निवारण सुनिश्चित किया, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत न आने वाले लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान के लिए सहारा योजना शुरू की गई। आज की तारीख में इस बात को लेकर के ये तो बहुत आवश्यक हो गया कि आदमी जहां भी आगे बढ़ करके काम करना चाहता है, जिस भी फील्ड में काम करना चाहता है, लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए। ये बहुत लक्ष्य अगर हम निर्धारित करके चलते हैं तो कितना भी कठिन है, जटिल है, मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा फोकस है तो उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे आप सबके बीच में जो कहना है कि एक तो हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, कुछ एक फील्ड्स पे हमको फोकस होकर के काम करना। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा इनोवेटिव होना और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करना, नए इनिशिएटिव लेना,
ये बहुत लाजमी है। रूटीन की चीजें वो चल रही है, वो चल रही है, लेकिन कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव जो है जो आपके व्यक्तिगत इसके साथ जो है वो जुड़े कि भाई ये काम उस अधिकारी के वक्त में हुआ था, उनने इस काम को किया था, जिसको लोग याद रखें। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत जगह कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आज भी उन लोगों को याद करते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल में प्रस्तावित उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, जिसके दम पर पार्टी इन उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने वाली है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल में होने जा रहे उपचुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी कहा कि हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 4 संसदीय क्षेत्रों के 40 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची, जहां हर वर्ग के लोगों ने केंद्रीय मंत्री को अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सुरेश कश्यप ने यह भी दावा किया है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में 2022 में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने वाली है। जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और हमारा संगठन, हमारी सरकार दोनों मिलकर हर चुनौती के लिए हर समय तैयार है। उसमें चाहे मंडी का उपचुनाव है, चाहे हमारे जुब्बल कोटखाई का चुनाव है, फतेहपुर का है, या हमारा अर्की का उपचुनाव है, तो सभी विधानसभा, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में और इस मंडी संसदीय क्षेत्र में भी सभी लोग जो है कार्य में लगे हैं। जब भी उपचुनाव होंगे निश्चित रूप से हम उसमें जीत हासिल करेंगे। प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार और 3.5 वर्ष का कार्यकाल जयराम जी की सरकार का महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और कोविड के समय में भी आज हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश भर में नंबर 1 पर है, जहाँ 85% लोगों का वैक्सीनेशन करा दिया गया है। और माननीय जयराम ठाकुर जी जो कि बहुत बढ़िया ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कुशल नेतृत्व में और हमारे संगठन में जिस प्रकार से प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक और अभी पन्ना कमेटी तक का निर्माण हम कर रहे हैं और संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सरकार और संगठन मिलकर 2022 के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और जो हमने लक्ष्य रखा है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में बने, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा जो कि पूरे प्रदेश भर में 19 तारीख को प्रारंभ हुई थी और हम 24 तारीख को सुबह 4 बजे उसका समापन ऊना के महतपुर में हुआ। और जिला सिरमौर में कहना चाहूँगा, सबसे पहले जिला सिरमौर में उनका स्वागत किया गया। जिला सिरमौर ने उनका स्वागत हिमाचल भवन चंडीगढ़ में किया। उसके बाद जिला सोलन, जिला शिमला, उसके बाद जिला बिलासपुर और सुंदरनगर, मंडी होते हुए हमारी यात्रा कांगड़ा होते हुए, हमीरपुर होते हुए और पिछले कल ऊना में समाप्त हुई। ये यात्रा लगभग 630 किलोमीटर का सफ़र हमने पूर्ण किया और करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकली, जिसमें चारों पार्लियामेंट्री के हमारे 40 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और शुरू से लेकर अंत तक भारी जन समर्थन इसको मिला। लोग जो हैं जगह जगह पर अनुराग ठाकुर जी का स्वागत, अभिनंदन उन्होंने किया और एक नया जोश जो है लोगों के अंदर देखने को मिला। पूरे प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश भर के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बच्चे, और उन्होंने इस यात्रा का समर्थन और सहयोग किया और अपना आशीर्वाद जो है अनुराग ठाकुर को दिया। निश्चित रूप से एक नया जोश, एक नए ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं के अंदर हुआ है। कोविड के समय में जो हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए थे, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से उसके हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं के अंदर, लोगों के अंदर एक नया जोश और नई ऊर्जा आई है।
श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की विधायक रामलाल ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लाड़ाघाट में आईटीआई की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनका शुरू से यही प्रयास रहा है कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल, आईटीआई और कॉलेज खोले जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहरी राज्यों का रुख न करना पड़े। उन्हें बताया कि वे लाड़ाघाट में आईटीआई खोलने की मांग कई वर्षों से कर रहे थे। गत सप्ताह भी मुख्यमंत्री से इसी विषय पर चर्चा की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया था। के काम है वो हर दिन नई से नई जो है ना लोगों की समस्याएं होती हैं और उनके ऊपर कदम उठाने पड़ते हैं। जहाँ तक मेरे हल्के की बात है, श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की, इसमें हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वहाँ पे जो है वो हम कॉलेजेस खोलें। उसके अंतर्गत हमारे 2 डिग्री कॉलेजेस हैं, एक जुखाला में है और दूसरा नैना देवी जी में है। वो पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट थी और मैं चेयरमैन था प्लानिंग एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम का, तो उसमें हमने खोला। आईटीआई हमारे जो है एक नैना देवी में खोली थी हमने, एक सौरघाट में खोली थी और लाड़ाघाट जो हमारे यहाँ पे साई खारसी पंचायत में जो हमारा मंदिर है, नैना देवी माता का मंदिर है, वहाँ पे एक बार मीटिंग हुई थी तो माननीय वीरभद्र सिंह जी मौके पे आए थे। तो मैंने ये कहा था कि क्योंकि वहाँ पे ये जो उस टाइम जेपी इंडस्ट्री होती थी, अब वो जो है वो अल्ट्राटेक उसका जो है ना कंपनी ने ले ली है, तो वहाँ पे आईटीआई का होना ताकि जो ट्रेड मैन पावर है वो उपलब्ध हों और जहाँ जहाँ पर भी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए जो है वो एक मौका मिले। उसके अधीन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, वीरभद्र सिंह जी से, तो उन्होंने लाड़ाघाट में आईटीआई की घोषणा करी थी। लेकिन 5-6 महीने के बाद क्योंकि चुनाव हो गए, वो प्रक्रिया चली रही, लेकिन वो जो आईटीआई है वो खुल नहीं पाई। मैं जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं उनसे एक बार नहीं, मैं हर सेशन में इस प्रश्न को करता आया हूँ और पिछला जो हमारा सेशन था ये, तो इसमें विंटर सेशन के पहले जो है वो मैं सोच रहा था कि इसकी घोषणा हो जाए और इसके ऊपर कदम उठाए जाएं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये नहीं कि विधानसभा में क्वेश्चन किए, उसका उत्तर भी ठीक मिल गया, लेकिन जब तक उसको अमली जामा न पहनाया जाए, जब तक उसकी घोषणा ना हो जाए, जब तक कैबिनेट से क्लियरेंस नहीं हो जाए, तब तक जो है ये बड़ा मुश्किल होता है। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि ठाकुर जयराम जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि क्योंकि आपने भी घोषणा करी है, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी घोषणा करी, आज क्योंकि वीरभद्र सिंह नहीं हैं, तो ये जो आईटीआई लाड़ाघाट है, इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि उसके ऊपर तुरंत कदम उठाए जाएं। और आपने विधानसभा में के मेरे उत्तर दिया था मेरे प्रश्न का, तो उसमें भी आपने कहा था कि ये अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2 दिन हुए, 2 दिन के बाद जो कैबिनेट मीटिंग हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाड़ाघाट आईटीआई की जो है वो कैबिनेट से क्लियरेंस कर ली। अब थोड़ा सा वो है कि अगले सेशन से जो है वो कैसे हम वहाँ पे क्लासें बिठाएं, बिल्डिंग का इंतज़ाम कैसे हो, कहीं पे रेंट पे लेनी पड़ेगी, जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो हम वहाँ पे 4-5 जो है वो यहाँ पे कोर्सेज जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। हिमाचल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2021 को स्वर्णिम हिमाचल की यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ कार्यक्रम नहीं हो पाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे जल्द हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष मानसून सत्र बुलाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आने का आग्रह किया जाएगा, जिसको लेकर हिमाचल विधानसभा ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के
हमारा विचार है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक दिन का सत्र होगा। हमने सोचा है इस बात को लेकर के कि महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से निवेदन करेंगे और वो आएँ, इस कार्यक्रम में आएँ, और ताकि हम इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दे सकें। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में इस वर्ष भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन किया जाएगा। साथ ही मणिमहेश की ओर जाने वाली छड़ियों के साथ सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी जाएगी। एसडीएम चंबा नवीन तंवर ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के लिए सिर्फ 2 छड़ियों को ही अनुमति दी गई है और बाहरी राज्यों से आने वाली छड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम ने छड़ियों के साथ आए सभी श्रद्धालुओं से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में इस वर्ष भी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन किया जाएगा। वहीं इस मणिमहेश यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा नवीन तंवर ने बताया कि इस वर्ष मणिमहेश यात्रा 30 अगस्त यानी जन्माष्टमी से 12 सितंबर राधा अष्टमी तक चलेगी। उन्होंने बताया इस वर्ष भी यात्रा के दौरान धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन ही होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते न्यास ने यह फैसला लिया है। एसडीएम ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के लिए सिर्फ 2 छड़ियों को ही अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इन छड़ियों के साथ मणिमहेश यात्रा के लिए जाएंगे उन्हें कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना होगा ताकि संक्रमण के फैलाव से बचा जा सके। जी, ये मणिमहेश यात्रा में जो छड़ियों का जो यहाँ से प्रस्थान होगा चंबा से, यहाँ से 2 छड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी, तो उसमें हम इंश्योर करेंगे कि कम से कम लोग हर छड़ी के साथ जो चेले हैं और बाकी सब लोग एसोसिएटेड रहें। मिनिमम लोगों के साथ इसका पूरा वो प्लान करेंगे और उसके हिसाब से प्लान बना के इसका आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा और कोई जो है छड़ियों का बाहर से कोई जो दूसरे राज्यों से जो आती थी उनके लिए अभी के लिए मना ही है। और जो इसमें भी जो जाएंगे लोग, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें और सारे प्रोटोकॉल्स और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखें। वहीं बसंतगढ़ से मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा के लिए निकले पुजारी रामराज ने बताया कि वह 15वीं बार मणिमहेश जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पैदल यात्रा में उन्हें किसी भी तरह की थकान व न कोई परेशानी आई है। वह जन्माष्टमी के दिन मणिमहेश में स्नान कर कैलाश के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन राजनेता रोजाना हजारों की संख्या में लोगों के बीच रैलियों में भाग ले रहे हैं। हाँ सर, डुड्डू बसंतगढ़ से आए हैं। डुड्डू बसंतगढ़ से आए हैं। बनी रात रुके हैं। बनी से चले हैं तेलके, रात रुके हैं। तेलके से चले हैं चंबा पहुँचे हैं। ये तो 15 साल हो गए हैं लगातार मणिमहेश यात्रा पैदल चलते। और ये जगह जगह तो बोलते हैं तो यात्रा तो बंद है, कदे बोलते हैं तो चेक कराइए, कदे कुछ बोलते हैं तो जो रैलियाँ निकलती हैं गवर्नमेंट की वो उनको कोरोना नहीं है तो परमात्मा के दरबार जाना है तो उसको बोलते हैं जो कोरोना हो गई। नहीं, प्रिविशन नहीं ली है। एक जम्मू जेई साहब रहते हैं, उनको बोला है मैं जे मणिमहेश यात्रा जाना है तो उनको बोला है, मुझे बोला है जे जितने बंदे हैं उनका आधार कार्ड मुझे सेंड करो। उधर मणिमहेश जाते हूँ भोले शंकर के दरबार, तो जो श्रद्धा जो मनोकामना घर से बोलते हैं तो हो जाए तो मणिमहेश जरूरी जाना पड़ता है। तो जो छठी है 7.5 इनका तो मेल जरूरी करवाना पड़ता है, तो जो नहीं कराया है तो इसका हमें दंड भोगना ही पड़ता है।
बता दें कि गत वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते पवित्र मणिमहेश यात्रा का आयोजन नहीं हो सका था और महज धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का ही सीमित संख्या में निर्वहन किया गया था। लिहाजा इस वर्ष भी कोरोना संकट को देखते हुए मणिमहेश न्यास ने यात्रा में परंपराओं और रीति रिवाजों का ही निर्वहन करने का निर्णय लिया है। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार ही नहीं देगी बल्कि देश जिन चुनौतियों से आज गुजर रहा है उसका समाधान करने का काम भी करेगी। नई शिक्षा नीति वैज्ञानिक, मानवता, पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में 6ठी कक्षा से स्किल डेवलपमेंट और 9वीं कक्षा से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान देशराज शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक सुपर पावर भारत का नेतृत्व करने के लिए नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भी 2021-22 में इसकी प्री प्राइमरी स्टेज, फिर इसकी करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 है, एग्जामिनेशन सिस्टम 2025 तक आएगा, फिर कॉलेजेस को मर्ज करते हुए उसको इंटर डिसिप्लिन बनाने के लिए इसको 2030 कहा गया है और लास्ट में हर जिले के अंदर एक विश्वविद्यालय स्थापित करके 2035 तक एक अच्छी यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ तक वो 2035 और 40 के बीच में स्थापित हो जाएंगी, ऐसा डॉक्यूमेंट के अंदर टाइमलाइन है। एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि रोजगार की दृष्टि से यह नई शिक्षा नीति जो है कितनी जो है अच्छी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश को रोजगार ही नहीं देने, लेकिन ऐसे रोजगार आप देखेंगे कि किसी भी समय के अंदर किसी विषय की बड़ी मांग बढ़ती है। एक समय था तो साइंस है या कॉमर्स है ऐसे स्ट्रीम चुनकर दे, आज कैसे चाहिए? आज हमें साइंस डेटा के लोग चाहिए, आज हमें ह्यूमैनिटी के लोग चाहिए, आज हमें क्रिटिकल थिंकर चाहिए, आज हमें इन देश भर की दुनिया की चुनौतियों का, इन्वायरमेंट की समस्या का हल करने वाले, इन्वायरमेंट की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो देश को किन लोगों की ज़रूरत है, इस डॉक्यूमेंट में वही काम किया है ताकि वो सीधा रोजगार युक्त बन जाए। और इसी तरह से 6ठी कक्षा से जो स्किल विषय तय किया है और 9वीं से वोकेशनल एजुकेशन तय की है, वो इस बेरोजगारी को और भारत के अंदर जो एक टैलेंट है यूथ का, उस टैलेंट को दुनिया को कुशल टैलेंट तैयार करके, कुशल व्यक्ति तैयार करके देने का विचार है और भारत नेतृत्व करेगा इसके आधार पर दुनिया का, ऐसा इस डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर समझा जा सकता है। भारी बारिश के चलते राजधानी शिमला का पेयजल शेड्यूल गड़बड़ा गया है। बरसात के कारण गिरी पेयजल परियोजना में भारी गाद आने से शिमला शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। पेयजल कंपनी के अनुसार 18 MLD की क्षमता वाली गिरी परियोजना से शिमला शहर को महज 7 MLD पानी मिल रहा है। पेयजल कंपनी के एजीएम हरवेश भाटिया ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण अवैध रूप से डंप किया मलबा गिरी में पहुंच रहा है, इससे पंपिंग बंद करनी पड़ रही है। बारिश को लेकर जारी अलर्ट को देखते हुए अगले 1-2 दिन में गिरी से पानी की सप्लाई प्रभावित रह सकती है। एजीएम हरमेश भाटिया ने कहा कि गिरी में गाद आने से पानी की सप्लाई बाधित हुई है, इसके बावजूद ज्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई की जा रही है। जैसे बारिशें हो रही हैं तो हमारी जो गिरी की स्कीम है उसमें ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पर उसमें अभी जैसे पिछले कल कुछ बिजली वालों ने शटडाउन लिया था तो कल भी कुछ पंपिंग कम हुई है। रात को एक हमारा मेन लाइन रात को फट गई थी धमांदरी के आसपास, तो उसकी रिपेयर तो हो गई है, अब पानी आना शुरू हो गया है। और ये इस तरह का जब कुछ डेविएशन होती है तो इसको 1-2 दिन लग जाते हैं। अगर बारिश थोड़ी थम जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा, अगर बारिश रहेगी तो थोड़ा बहुत ये डेविएशन रहेगी पानी की, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ये काफ़ी हद तक सुचारू हो जाएगी। अगर ये कंटिन्यू रहती है तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव डेज़ का एक प्रावधान है कि हम उसके अनुसार पानी, उसमें बड़ा क्लियर हो जाता है कि आज बड़ी क्लैरिटी भी हो जाती है सबको कि पानी आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आज, मतलब टर्न बाय टर्न उसमें हम वार्ड वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बट जैसे आज हमारे पास पानी मतलब 31 MLD के आसपास है तो वो ड्यू टू डैमेज वो हुआ है, और साथ में कल जो बिजली वालों ने कुछ अपना कोई फीडर रिपेयर करना था उसकी वजह से कोई शॉर्टफॉल रहा है, बट वो अब सप्लाई 1-1.5 बजे के आसपास रिस्टोर हो गई है, रिपेयर भी कंप्लीट हो गई है, तो पानी आना शुरू हो गया है। 1-2 दिन के अंदर ये नॉर्मली हो जाएगा, नॉर्मल सप्लाई पे आ जाएगा। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं जा पाया है सर, टूटू के एरिया है वहाँ कोई रिपेयर का होगा? सर वो ऐसा है कि जैसे पानी की सप्लाई जब कम होती तो ये टेल एंड के एरियाज हैं तो पानी तो दिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है इसमें कि जो एक हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता कई बार।
जब रीच पे हमारे पास लेवल्स अच्छे होते हैं तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश और गाद की वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। तो उसका भी समाधान हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्यूब सेटलर्स का काम भी चला हुआ है गिरी में, उसके बन जाने से भी ये समस्या हल हो जाएगी। हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 99% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई जा चुकी है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर जिला में वैक्सीनेशन का 3,60,000 का टारगेट निर्धारित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 1,43,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो अगस्त माह में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 3% तक पहुँच गई है। हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रथम डोज लगाने का आंकड़ा 99% पहुंच चुका है। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 1% में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीज और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गर्भवती व बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वैक्सीन लोगों को 100% लग सके। वहीं सीएमओ ने दोनों डोजों पर जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर में 3,60,000 का टारगेट दिया गया था, जिसमें 1,43,000 लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी के चलते हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण से गंभीर रूप से ग्रस्त हुए मरीजों का दाखिला अस्पतालों में कम हुआ है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ ने कहा कि अगस्त माह में कोरोना के संक्रमण मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर जो पहले 0.4% थी, अब बढ़कर 3% तक पहुँच गई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट डोज जो हमने शुरू किया था, उसका टारगेट था पूरे हिमाचल में कि सबसे कम से कम एक डोज दी जाए, जो भी 18% के हमारे पॉपुलेशन है। तो उसका टारगेट लगभग हमने 98.9 यानी कि 99% लोगों को हमने लगा चुके हैं वैक्सीन, ये फर्स्ट डोज जो है। और जो कुछ बचे हैं कैटेगरीज, उसमें 2 कैटेगरीज हमारी बच रही हैं, क्योंकि एक तो कोविड के जो पॉजिटिव केस हैं उनको 3 महीने से पहले नहीं लगा सकते हैं, तो वो तो कुछ लोग बचेंगे, जैसे जैसे 3 महीने कंप्लीट होते जाएंगे उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा। और दूसरा कैटेगरी जो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है हमारी गर्भवती महिलाएं और जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, वो कैटेगरी, जिनको लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं और एंटीनेटल मदर बोलते हैं। उनमें अभी थोड़ा सा हल्की सी घबराहट हो रही है कि वैक्सीनेशन लगवाएं, क्या करें, बच्चे को तो नहीं कुछ होगा, उस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उस चीज़ के लिए हम ऐसी एक्टिविटी करी है, माताओं को समझा रहे हैं कि वैक्सीन लगाना ये सेफ है, ये सबको लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें हम उनकी एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है। तो उससे थोड़ा सा लोगों में डर है, उन गर्भवती महिलाओं में और जो माताएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो उनसे हमारा यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को आप भी लगवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो गर्भवती महिला हैं उसमें अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो कई बार इसमें मृत्यु दर जो है ज़्यादा पाया जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ के लिए या बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमारा यही आग्रह रहेगा कि गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर जो हैं वो भी वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को भी वो इस कोविड से बचाएंगे और उनका बच्चा भी जो वो सेफ रहेगा। डोज की वो भी हमारा अच्छा कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें हम 3,60,000 हमारा जो टारगेट है, उसमें से 1,43,000 लोगों को हम सेकंड डोज भी दे चुके हैं, यानी 40% से ऊपर हम सेकंड डोज भी हमारा चला गया है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो पूरी अच्छे ढंग से चला हुआ है। और इस वैक्सीनेशन का फायदा हो रहा है कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो हालांकि वो तो हो रहा है हमीरपुर जिला में, लेकिन इसको सीरियसनेस जो है वो कम है। उसमें जो जिन लोगों को अस्पताल में एडमिशन की जरूरत है वो कम पड़ रही है, 1 से 2% लोगों को ही अस्पताल में एडमिशन का जरूरत पड़ रहा है। तो ये फायदा हुआ है वैक्सीनेशन का कि मॉर्टेलिटी जो है वो भी कम है, एडमिशन रेट जो है हमारा अस्पताल में जो दाखिले का दर है वो भी कम हुआ है। अभी जो देखा गया है कि थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिविटी रेट में जो है वह हल्का सा स्विंग कर रहा है हमारा। एक पहले 0.4 पे पहुंच गए थे हम पिछले महीने, उसके बाद हम 1.4 पे थे 2 हफ्ते पहले, 1.5 1.6 पॉजिटिव रेट रहा है। अभी हमारा जो है वो लगभग 3% के करीब जो है वो पॉजिटिविटी रेट है। ओवरऑल देखा जाए अगस्त का, तो अगस्त महीने में हमारा पॉजिटिव रेट जो है वो 1.8 रहा है और अगस्त महीने में हमने लगभग 31,164 जो है वो हमने सैंपल ले लिए। सैंपलिंग हम काफ़ी कर रहे हैं, 1,500 से 2,000 हम सैंपल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल किया जाए ताकि
क्योंकि इस बार जो है वो एसिम्टोमेटिक है लोग, किसी को कोई ऐसा लक्षण नहीं आ रहा है बीमारी का ज़्यादा, बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं जिनको हो रहा है। तो वो पता हमें वैसे ही लग रहा है एकदम, जब हम ऐसे कई लोग जो पासपोर्ट बनाने के लिए उनके जरूरी है मैंडेटरी RT-PCR, तब डिटेक्ट हो रहे हैं, फिर उनके कॉन्टैक्ट डिटेक्ट हो रहे हैं। तो सिम्टम कम हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा भी है, 2 से 3% इस हफ्ते एक हफ्ते में रहा है, और अगस्त का पूरे का देखा जाए तो 1.8 अब इस महीने में रहा है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सोलन में राज्य स्तरीय कजरी तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम में प्रदेश भर से भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई और सुहागी बांटकर तीज की बधाई दी। महिला मोर्चा आज कजरी तीज का उत्सव जो है वो सोलन जिला में मना रहा है। पूरे प्रदेश की यहाँ पे बहनें उपस्थित हैं और वो जीवन में कुछ आनंद के पलों को मेहंदी लगाकर, चूड़ियाँ पहनकर और अपने को सजाकर जो है वो अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए आज इस उत्सव को मना रही हैं। इसमें नाच है, गाना है, सब लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि अब तक तो संगठन के कार्यों में हमारी बहनें व्यस्त रहती हैं, लेकिन कुछ पल आनंद के भी होने चाहिए। उसी के तहत हमने आज कजरी तीज का कार्यक्रम जो है वो मनाया। कुल्लू जिला में वैक्सीनेशन अभियान को और गति देने के लिए अब जिला प्रशासन द्वारा घर द्वार मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। इस मोबाइल वैन के जरिए बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की घर पर वैक्सीनेशन की जाएगी। योजना को सफल बनाने के लिए सभी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्र में बुजुर्गों, बीमार और विशेष रूप से सक्षम लोगों का पता लगाकर खंड चिकित्सा अधिकारी को इसकी जानकारी देंगे, ताकि इन लोगों को घर पर ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके। कुल्लू जिला में 18 से अधिक आयु के लोगों की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा घर द्वार पर मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है, जो घर द्वार जाकर बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेगी। कुल्लू जिला में अभी तक लगभग 3,13,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज प्रदान की जा चुकी है, जबकि 92,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगा दी गई है। कुछ ही लोग शेष हैं जिन्हें अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई गई है, जिसमें बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त और विशेष तौर पर सक्षम लोग शामिल हैं। बता दें, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्रों में बुजुर्गों, बीमार और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का पता लगाकर खंड चिकित्सा अधिकारी और किसी भी चिकित्सक को तुरंत से अवगत करवाएंगी। वहीं डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान के तहत बुधवार को अखाड़ा बाजार के स्वास्थ्य केंद्र में 100 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई और आगामी 2 दिन तक व्यापक अभियान के तहत वैक्सीन जिला भर में छूटे हुए लोगों को लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सुष्मिता ने बताया कि आज अखाड़ा के हेल्थ सेंटर में वैक्सीन लगाई जा रही है और आगामी दिनों में तमाम ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चलाया गया है। वीक शायद हमारा वैक्सीनेशन का ही होगा, अभी माइक्रो प्लान नहीं आया, उसके बाद पता चलेगा उसको। ये 110 प्लस हो गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं हम 4 बजे तक लोगों का। 4 बजे तक वैक्सीनेशन हो गई आज। हमारे वैन में तो आई थिंक 1000 प्लस वैक्सीनेशन हो गई है और सर टारगेट हमारा यही है, फर्स्ट डोज जो है वो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो हम कवर करें और टारगेट का यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 100% वैक्सीनेट हो जाए, सब लोग यही करना है। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में पुलिस की टीम ने एक आरोपी से 7 किलो 447 ग्राम चरस बरामद की है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान नारायण सिंह, गाँव उन्नाहा, तहसील चच्यूट, जिला मंडी, उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस काले कारोबार से जुड़े अन्य लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई कर सके। एसआईयू की टीम ने बंजार के क्षेत्र के डिब्बा चेहड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति से 7 किलो 447 ग्राम चरस बरामद की है और इस व्यक्ति का नाम नारायण सिंह है, जो कि तहसील चच्योट, जिला मंडी का रहने वाला है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मुकदमे की हर पहलू पर जाँच कर रही है।
आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से सहायता राशि प्रदान कर लोगों विशेषकर युवा वर्ग को सूक्ष्म उद्योगों से जोड़कर आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर इस योजना की शुरुआत की है। जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर में कार्यरत महाप्रबंधक उत्तम बाबा ने बताया कि इस योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत इनपुट की खरीद और सामान्य सेवाओं का लाभ लेने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ODOP के तहत उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्भर भारत प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर में वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज के नाम से ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में भी एक ज़िला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हर क्षेत्र में एक एक प्रोडक्ट का चयन करके उसको बढ़ावा देना, उसकी ब्रांड बिल्डिंग करना, उसमें टेक्नोलॉजी को इनपुट और इस प्रकार की सहायता देकर एक पहचान बनाने का कार्यक्रम प्रदेश में चला है। जिला कार्यक्रम के अंतर्गत हल्दी का चयन किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, और इसी तरह बाकी ज़िलों में भी विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों को इसमें ब्रांडिंग किया जाए। अभी तक जिनको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है सरकार से सब्सिडी के रूप में या बैंक से लोन के रूप में, ऐसे उद्यमियों को जिन्हें कोई किसी भी योजना की जानकारी नहीं, उन लोगों को इस योजना में सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वो अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें, जिसके अंतर्गत उनको नई जो भी उनकी लागत है उसके ऊपर 35% सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए तक है, प्रदान की जा रही है। शाहपुर विधानसभा हलके के चंगर क्षेत्र के किसानों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में उपायुक्त कांगड़ा से मुलाकात कर उपायुक्त को किसानों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान किसानों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मक्के की फसल को फाल वम कीट से हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की गई। चंगर क्षेत्र के लोग अधिकतर मक्की की फसल बीजते हैं और किसानों की निर्भरता इस फसल पर अधिक रहती है। इस वर्ष इन क्षेत्रों में फार्म व कीट के कारण फसल तबाह हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने सरकार से फसल को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। चंगर क्षेत्र के किसानों को लेकर हम यहाँ पर डीसी ऑफिस में आए हुए हैं। हम डीसी साहब को एक ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि वो ज्ञापन जो है वो गवर्नर को सौंपा जाएगा और डीसी महोदय के माध्यम से, जिसमें एक जो चंगर क्षेत्र में जो मेन फसल है, मुख्य फसल जो है वो मक्की की होती है, उस मक्की की फसल को इस साल एक फाल वर्म कीट है उसके द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है और वो मक्की की फसल जो है वो कम से कम बर्बाद हो चुकी है। और ये वहाँ पर जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिक भी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि ये कीट जो है बड़ा ख़तरनाक है और आने वाले समय में अगर ये ज़मीन के नीचे चला गया तो ये कीट जो है वो पूरी फसल को आने वाले समय में बर्बाद कर सकता है। और ये कीट जो है वो कम से कम 100 किलोमीटर के एरिए तक जो है वो मक्की की फसल को तबाह कर सकता है। इसलिए हम आज डीसी कांगड़ा के माध्यम से सरकार को, गवर्नर को हम एक ज्ञापन देने आए हैं कि जिन लोगों की चंगर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और आने वाले समय में जो कीटनाशक हैं, जो दवाइयाँ होती हैं कीड़ों को मारने के लिए, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाए ताकि ये लोग जो हैं अपनी फसलों को बचा सकें और कीड़े को पनपने ना दें। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा मेन मकसद जो है वो किसानों को मुआवजा दिलाने का है
उचित मूल्य जो फसल बर्बाद हुई है उसका उचित मूल्य सरकार जो है वो किसानों को दे। जी हमने 4 तारीख को 4/8/2021 को हमने डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया था और उसमें मांग की गई थी कि रजोल और अनसुई गांव के लोगों की जो ज़मीन बह रही है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और उनको अस्थायी तौर पर जो पानी का बहाव जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए। साथ में हमारे पास एक किसान भगवान दास जी आए थे, उनके मकान को बिल्कुल खतरा है, वो पुल के पास है और पुल का पानी जो है वो एक तरफ को बह रहा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस पानी के बहाव को जो है वो जैसे 3 गेट होते हैं पुल के, तो बीच के वाले गेट से या तीनों गेटों से उसको पानी के बहाव को बनाया जाए। और हमने उस दिन डीसी साहब ने वो ज्ञापन जो था वो मार करके एसडीएम को देने के लिए कहा था। हमने वो ज्ञापन जो है उसी वक्त रजोल में एसडीएम साहब मौजूद थे, हमने वो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया और मौका भी दिखाया, लेकिन मौका दिखाने के बावजूद भी वहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि निजी बड़ी कंपनियों की लूट से बागवानों को बचाया जाए। अदानी से इस बार सेब की खरीद मूल्यों में 16 रुपए की कमी कर सेब के 5,000 करोड़ के कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्हें कहा कि उम्मीद थी कि इस बार सेब के बेहतर दाम मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राठौर ने कहा कि बागवानों से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है और बागवानों का शोषण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री ने 1135 करोड़ के बागवानी प्रोजेक्ट पर कुंडली मारते हुए बागवानों से जो अन्याय किया है, लोग उसका चुनाव में पूरा बदला लेंगे। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि सरकार की मिलीभगत से सेब के दाम गिराए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी और अदानी को सरकार का पूरा संरक्षण है। लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारी एप्पल इंडस्ट्री है और इस व्यवसाय से न केवल बागवान, ट्रक ऑपरेटर, मजदूर जुड़े। हमें इस बार उम्मीद थी कि दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं, बागवान हताश है। शुरू में जो प्रतिकूल मौसम था उस वजह से बेमौसमी बर्फ़बारी हुई, ओलावृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बेमौसमी बर्फ़बारी से कई क्षेत्रों में सेब के बगीचे नष्ट हुए। मैंने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने ये पाया कि लोगों की बरसों की मेहनत ख़त्म होकर रह गई। एक पेड़ को बनने में दशक लग जाता है, लेकिन बर्फ़बारी ने खासकर नारकंडा, बागी और कुछ क्षेत्रों में सेब के पेड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसके बाद ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने गुहार लगाई, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी सेब पैदा होता है। हमने उनसे कहा कि आप राजस्व अधिकारियों को मौके पे भेजें, नुकसान का जायजा लें और नुकसान की कुछ न कुछ भरपाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने हालांकि मुझे बहुत ध्यान से सुना, लेकिन आज तक मदद नहीं मिल पाई। हिमाचल खबरनामा के संग मित्र हैं, नमस्कार।